नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, बल्कि भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग हांफने लगे हैं, जिंदगी की भीख मांगने लगे हैं, और काफी परिवार ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों में भी जो अब गंभीरता से इन शहरों को सदा के लिए छोड़ने पर विचार करने लगे हैं, योजना बनाने लगे हैं किसी अन्य राज्य की ओर, अन्य शहरों की ओर पलायन करने के लिए। और इनकी स्थिति भई गति सांप छुछुंदर केरी वाली है कि अगर यहाँ छोड़ते हैं तो उनके पास रोजगार का कोई विकल्प अभी नहीं है। लेकिन अगर जीवन बचाना है तो उन्हें इन शहरों को तौबा करना होगा। नेता एक तरफ एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोपने में व्यस्त हैं, तो अधिकारी केवल पत्रकार वार्ता कर अलग अलग प्रकार के स्तर के प्रतिबंध बयानों में केवल लागू कर इतिश्री कर लेते हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की खोज करने में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए, लेकिन उनके नियंत्रण से बाहर की बात है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं और वहां व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए बेहद सख्त रुख अख्तियार किया था, और कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों और सरकारों को सख्त रुख अख्तियार करने को कहा, तत्काल कार्रवाई करने को कहा और इसके लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया। यहां तक कहा कि ग्रेड 4 जो सोमवार सुबह 8 बजे से लागू किया गया है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना समाप्त नहीं किया जाएगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। सोमवार सुबह 8 बजे से ही ग्रेड 4 का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, लेकिन स्थिति में परिवर्तन होता नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 500 या उससे ज्यादा पहुंच चुका है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन रोजगार और व्यवसाय के लिए सड़कों पर निकलना उनकी मजबूरी है। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच में वो झूलते हैं, दूसरी तरफ रोजगार के बिना वो भूखों मर जाएंगे। ऐसे में उन्हें घर से बाहर निकलना उनके लिए मजबूरी है, और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रदूषण के स्तर को कम करना या फिर इस भयावह स्थिति को झेलना उनकी नियति बन गई है। दूसरी तरफ धुंध की वजह से ट्रेन और हवाई उड़ानों पर भी काफी बुरा असर पड़ने की खबर है। मंगलवार सुबह कम से कम 22 ट्रेन देर से चली और 9 ट्रेनों के परिचालन रद्द कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उससे लगातार स्थिति भयावह होने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, RK पुरम, द्वारका, मुंडका जैसे जगहों पर उस इलाके में खतरनाक स्थिति बनी हुई है, जहां AQI का स्तर 500 या 500 से अधिक या फिर 500 के आसपास पेंडुलम की तरह डोल रहा है। दिल्ली के अलावा NCR के शहरों में नोएडा और गाजियाबाद की बात कर अगर करें तो वहां भी हालात मुश्किल भरे हैं। नोएडा में औसत AQI 433 से 500 के बीच दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद में थोड़ा स्तर कम होने की खबर है। दिल्ली NCR में बद से बदतर होते हालात के कारण स्कूल बंद कर दिए गए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने का फैसला किया है। हालांकि अन्य यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और हमदर्द यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कई हैं वहाँ। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। लेकिन अभी उनकी ओर से इस मामले में कोई कदम उठाया गया नहीं लगता है, क्योंकि इसकी सूचना जारी नहीं की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी 19 से 23 नवंबर तक 12वीं तक की क्लासेस निलंबित कर दी गई। गाजियाबाद में 450 तक एक्यूआई पहुंचा है, वहां भी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है 12वीं तक। गौतम बुद्ध नगर में भी, जो नोएडा का इलाका है, वहां भी ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन शहरों में, खासकर जो एनसीआर के शहर हैं, इन शहरों में काफी प्राइवेट स्कूल्स आज भी खुले होने की सूचना मिली। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई सूचना नहीं जारी की है। अधिकतर में क्लासेस जारी हैं। खबर है कि सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव केवल दिल्ली से जानकारी मिली है। दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में सुबह 8:30 से लेकर 5 बजे तक काम होगा। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम होगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 का प्रतिबंध तो लागू कर दिया है, लेकिन यह प्रतिबंध प्रभावी होता नहीं दिख रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी इसे लागू किया गया है, लेकिन इसका असर अभी तक पिछले 24 से 48 घंटों में नहीं दिख रहा, क्योंकि सोमवार सुबह 8 बजे इसे लागू किया गया और आज, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो लगभग 8 बज चले हैं शाम के, मंगलवार। लेकिन अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। थोड़ा गुड़गांव, फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल में थोड़ा अंतर आज दिखा। उसका कारण था कि हवा में थोड़ी गति थी, जिसके कारण से इसमें परिवर्तन दिखा, और आज थोड़ी धूप थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे कुछ राहत लोगों को इन शहरों में मिली है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं अभी वर्तमान में दिल्ली में या फिर एनसीआर के शहरों में। एक्यूआई लेवल, जो प्रदूषण का स्तर है, वो क्या है, किस हालात में है, किस स्थिति में है। क्योंकि जहाँ जहाँ इस पॉल्यूशन की लेवल को एक तरह से उसका आकलन करने के लिए, उसको मापने के लिए दिल्ली एनसीआर में दर्जनों स्थानों पर ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। और गुरुग्राम में भी 4 जगह हैं, फरीदाबाद में भी 4 जगह, इसी तरह से गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है। तो हमें हर 1 घंटे की मॉनिटरिंग होती रहती है और उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अपडेट किया जाता है। उनकी साइट पर आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या हालात हैं। एक जो उसका एक आकलन है, वो आईव्यू में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। उससे संभवतः आपको बात समझ में आ जाएगी क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या हालात रहने वाले हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो अलीपुर दिल्ली में मैक्सिमम 500 एक्यूआई रहा, PM 2.5, और मिनिमम 395, जबकि एवरेज, औसत जो है, वो लेवल इसका 471 का रहा, 471 का। अगर PM 10 की बात करें, इसमें जो पार्टिकल्स उसमें अलग अलग होते हैं, पॉल्यूशन लेवल का जब उसका विश्लेषण किया जाता है, जो खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें भी मैक्सिमम 500, एवरेज 447 और मिनिमम 290 रहा। ये अलीपुर दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। अगर आनंद विहार की बात की जाए, तो आनंद विहार में भी मैक्सिमम 500 रहा, एवरेज 465 और मिनिमम 382 के आसपास रहा है। उसी तरह से PM 10 की बात की जाए, तो यहाँ ये भी एवरेज 446 और मिनिमम 328, मैक्सिमम 500 रहा, जो कि सीवियर माना जाता है,
सीवियर का मतलब है किसी भी सूरत में या आपके अनुकूल नहीं है वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा। अशोक विहार दिल्ली में भी अगर बात करें, ये यहाँ भी अधिकतम 500 है, एवरेज 466, मिनिमम 404 पीएम 2.5 का जो लेवल मापा गया है। और अभी हम बात कर रहे हैं 8:01 हो रहा है, तब मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ये रात्रि के, मंगलवार। PM10 की बात अगर करें तो ये भी एवरेज 440 है यहाँ, मिनिमम 312 है, मैक्सिमम 500 है, जिसमें कि मैक्सिमम जगहों पर ये सीवियर स्थिति है और कुछ जगहों पर थोड़ा सा कम है। उसी तरह से अगर हम दिल्ली में आया नगर, जो कि गुरुग्राम से लगता हुआ बॉर्डर है, उसकी बात अगर हम आपको करें, तो आया नगर में थोड़े से स्थिति में परिवर्तन आए हैं। थोड़ा जो लेवल है पोल्यूशन का वो थोड़ा कम आया है इसमें। अभी संभवतः इसको अपडेट किया जा रहा होगा, क्योंकि हर 1 घंटे पर अपडेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस आंकड़े को किया जाता है। इसके जो आंकड़े हैं, तो इसीलिए वो अपडेशन चल रहा होगा। बवाना दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी मैक्सिमम 500, एवरेज 464 और मिनिमम 401 रहा है। इससे अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि दिल्ली किस तरह से पॉल्यूशन, यानी जो पॉल्यूटेड एयर है उस पर, उससे पूरी तरह से घिरा हुआ है, उसकी 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 कैद में है, उसके कब्जे में है, उसकी गिरफ्त में है, किस तरीके से कि आप कुछ भी नहीं कर सकते स्वतः इस स्थिति से बाहर आने के लिए, तब तक जब तक कि आप इस शहर को छोड़ न दें। क्योंकि सरकारी एजेंसियां लगातार केवल वाद प्रतिवाद में लगी हुई है, घोषणाएं हो रही हैं, मगर उसका असर अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर वो प्रभावी तरीके से ग्रेप 1 ग्रेप 2 को ही प्रभावी तरीके से लागू किया जाता या ग्रेप 3 को ही प्रभावी तरीके से लागू किया जाता, तो संभव है इस प्रकार के हालात पैदा नहीं होते। और यही सवाल कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान वहाँ अधिकारियों से पूछा, राज्य सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी पूछा। अब अगर बात करें बुरारी क्रॉसिंग की, तो यहाँ भी जो अभी तक आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं जिन क्षेत्रों की, जिस जगह का, वो सीवियर है। ये रेड डिनोट कर रहा है, रेड का मतलब है, कंप्लीट रेड का मतलब है कि ये सीवियर कंडीशंस हैं वहाँ, मतलब रहने वाले हालात किसी भी सूरत में नहीं है। CRI मथुरा रोड पे भी अगर आप देखें, अभी अपडेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको ये देखिए, यहाँ भी आपको ये, यहाँ जब हम ये कर्सर ले जा रहे हैं तो ये 500 दिखा रहा है, इस पे भी ये देखिए 500 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इलाके में भी स्थिति जो है वो अधिकतम सीवियर कंडीशन में है। चांदनी चौक जो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, लाल किला जहाँ है, जहाँ घना घनी आबादी है, पुरानी दिल्ली जी का जो इलाका आप बोलते हैं, वहाँ भी अगर आप देखें, यहाँ देखिए 404 दिखा रहा है, 401 दिखा रहा है। ये सीवियर कंडीशन है जो अब तक इसमें अपडेट किया गया है 8 बजे की रात्रि में। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं दिल्ली के, जिसको आप पहले दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, वो DTU है अब। वहाँ मैक्सिमम 495 यानी सीवियर कंडीशन है, एवरेज 348 है और मिनिमम 12 है, यानी कम भी है वहाँ, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे कम है, ज्यादातर जगहों पे सीवियर है। ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, इसके पॉइंट्स देखिए, 421 है, 428 है, 448 है, 418 है, 428 है, यानी मैक्सिमम वहाँ 495 तक पहुंचा है, और एवरेज 348 है, जो वर्तमान अभी जो अपडेट किया है 8 बजे के आसपास, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर बात करें डॉक्टर करनाल सिंह शूटिंग रेंज की, इस इलाके में देखें, ये थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया है, जहाँ की आपको थोड़ा पॉल्यूशन वैसे कम होना चाहिए इस इलाके में, क्योंकि फॉरेस्ट वाला एरिया है, शूटिंग रेंज है यहाँ। इसका अपडेशन संभवतः इसका अभी चल रहा है। द्वारिका सेक्टर 8 में भी, इसमें देखिए द्वारिका में कल थोड़ा वहाँ कम था, लेकिन आज तो स्थिति बदतर हो चुकी है। मैक्सिमम 500 पे है PM 2.5, और एवरेज 459 है,
मिनिमम 404 है। आखिर कैसे इस इलाके में, ये बड़ा रेसिडेंशियल इलाका है, बहुत ज़्यादा इस इलाके में इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यावसायिक वैसे बड़े प्रतिष्ठान नहीं है, ये रेसिडेंशियल इलाका है द्वारिका का ज़्यादातर। और इस इलाके में और ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें, अभी भी दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, जो द्वारिका से लगते हुए बहुत सारे गांव हैं। तो यहाँ अगर ऐसी स्थिति है बनी हुई इस रेसिडेंशियल इलाके में, जो दिल्ली के लोग इस इलाके में रहना बहुत पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये इलाका है, मेट्रो की सुविधा है यहाँ बहुत अच्छी, और बाय रोड भी अच्छी कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, और दिल्ली एयरपोर्ट से लगता हुआ भी ये इलाका है पूरा का पूरा द्वारिका जो इलाका है। यहाँ भी आप मैक्सिमम 500 पहुंचा हुआ है, एवरेज 459 और मिनिमम 404 है। तो इस प्रकार की जो सीवियर स्थिति है, सीवियर कंडीशन है पॉल्यूशन की, ऐसे में व्यक्ति कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है, और कब तक इस हालात को झेल झेल सकता है व्यक्ति, शरीर आदमी का जवाब दे जाएगा। अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार के असर उनके शरीर पर इस पॉल्यूशन से पड़ रहा है। यहाँ लगातार जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे सर्वे सामने आए हैं जिसमें कि इसका खुलासा हुआ है कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। अब मैं आपको दिल्ली एनसीआर में जो हरियाणा के शहर हैं उसकी जानकारी थोड़ी सी आपको देता हूं। तो सबसे पहले गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये ग्वाल पहाड़ी पहाड़ी का इलाका है, जो फरीदाबाद से आप गुड़गांव की तरफ जब आप आते हैं, तो यहाँ भी मैक्सिमम 500 का पारा आज पहुंचा है। एवरेज 439 है और मिनिमम 370 है। तो ये स्थिति यहाँ भी बदतर है गुरुग्राम का ये, जबकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ थोड़ा जंगल भी है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ कोई आसपास उस जगह इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, खनन का इलाका है जिस पर कि काफी कुछ अंकुश लगाया भी गया है, लेकिन फिर भी खनन माफिया मानते नहीं है। उस पहाड़ी इलाके के आसपास रेसिडेंशियल काफी बन चुके हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स काफी बन गए हैं। इस इलाके में जब ये हालात बने हुए हैं, तो जो मैदानी क्षेत्र है रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये गुरुग्राम का पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद सेक्टर 51 का इलाका, ये भी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल भी है लेकिन रेसिडेंशियल ज्यादा है। यहाँ मैक्सिमम 424 है, अभी 8 बजे की बात है, और मिनिमम 239, एवरेज 331 है। यानी कि सीवियर सीवियर और थोड़ा उससे कम, यानी पुअर कंडीशन, थोड़ा उससे कम ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। उसी तरह से अगर टेरीग्राम गुरुग्राम, जो ये भी पहाड़ पहाड़ पर है, उसके आसपास ये इक्विपमेंट इंस्टॉल है, यहाँ भी 435 है, एवरेज 381 है और मिनिमम 325 है। आप ये देख सकते हैं ये इलाका पूरा का पूरा। और उसके बाद विकास सदन, जो गुरुग्राम का हर्ट है, जहाँ की मिनी सचिवालय है, जहाँ गुरुग्राम के सारे बड़े अधिकारी, सारे बड़े विभाग, सब कुछ वहीं स्थापित है, वहां भी मैक्सिमम 400, उस इलाके में आसपास भी मैक्सिमम 464 पर आज AQI लेवल गया है PM2.5 का, और मिनिमम 301 रहा, एवरेज 355 रहा। एवरेज 355 का इसका मतलब है कि लगभग अधिकतर जगहों पर 355 का रहा है, जहां जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूँ इससे स्पष्ट हो रहा है। तो ये गुरुग्राम की स्थिति है। अब मैं आपको थोड़ा सा फरीदाबाद का उसकी जानकारी आपको देता हूँ। फरीदाबाद में भी 4 जगहों पे ये इक्विपमेंट है। न्यू इंडस्ट्रियल, जो NIT का एरिया बोलते हैं फरीदाबाद का, वहाँ मैक्सिमम 382 रहा है, अभी 8 बजे का जो ऑपरेशन किया गया है। एवरेज 289 और मिनिमम 38 है। कुछ जगहों पर थोड़ा कम है क्योंकि वो पहाड़ से भी लगता हुआ पूरा का पूरा इलाका है, इंडस्ट्री तो इसमें है आगे चल करके, लेकिन रेसिडेंशियल भी इसमें है। तो जो रेसिडेंशियल संभवतः इलाका होगा उसमें मिनिमम 38 के आसपास है, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ उस सब में लगभग 300 400 के बीच में, 384 350 इस तरीके से, 350 320 325 इस तरह से है। तो वहाँ भी हालात बदतर बने हुए हैं। उसके बाद सेक्टर 11 फरीदाबाद, ये रेसिडेंशियल इलाका है, ये पूरा का पूरा रेसिडेंट खुला खुला इलाका है। और ये आसपास ऐसा ये फरीदाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसी आसपास में है यहाँ। ये मैक्सिमम 363 है, मिनिमम 214 है और एवरेज 302 है यहाँ। उसी तरह से सेक्टर
30 फरीदाबाद की बात अगर करें, ये नया सेक्टर बसाया हुआ है, तो यहाँ भी 482 है, मैक्सिमम एवरेज 327 और मिनिमम 204 की स्थिति इसमें बनी हुई, यानी हालात अच्छे नहीं है किसी भी सूरत में। इसे रहने की दृष्टि से अनुकूल किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता। सेक्टर 16A, ये फरीदाबाद का सबसे पॉश सेक्टर है, बहुत पुराना सेक्टर है और पॉश सेक्टर है रहने वाला, जहाँ की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी सब इसी सेक्टर के आसपास, 15A 16A, इसी आसपास निवास करते हैं। ये पूरा वो इलाका है जहाँ मैक्सिमम 399 है PM2.5, एवरेज 286 और मिनिमम 171 है। तो ये स्थिति मैंने आपको फरीदाबाद दिल्ली के कुछ ऐसे खास खास जगहों की जानकारी आपको मैंने दी। और हरियाणा जो इससे लगता हुआ इलाका है, हरियाणा का गुरुग्राम और फरीदाबाद, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। इसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश का जो इससे लगता हुआ इलाका है, खासकर गाजियाबाद की बात करता हूं मैं, जो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, वहां अगर आप देखें तो गाजियाबाद में भी 4 स्थानों पर इक्विपमेंट है और इसका अपडेशन चल रहा है। जब तक ये अपडेट होता है फिर आपको, हाँ, ये आप देखिए, ये इसमें भी 500 है, एवरेज 345 है, मिनिमम 144 है। इंदिरापुरम का इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका, इंडस्ट्री नहीं बल्कि यहाँ ये रेसिडेंशियल है। इस इलाके को रेसिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली के लोग भी, गुड़गांव में भी काम करने वाले लोग, यानी दिल्ली एनसीआर में लगभग सभी शहरों में काम करने वाले मैक्सिमम लोग इस इलाके में जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस इलाके में सभी प्रकार की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल है, अफोर्डेबल ज़्यादातर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मीडियम, लोअर मीडियम कैटेगरी के लोग जो हैं ज़्यादातर वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ हालात बिल्कुल ही खराब बने हुए हैं रेसिडेंशियल इलाके में। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन शहरों में जो आज शाम 8 बजे तक जो स्थिति रही पॉल्यूशन की, जो लेवल रहा PM2.5 का, उससे आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि क्या हालात हैं इन शहरों में, क्या वाकई यहाँ जनजीवन जीने लायक है या नहीं है। ये शहर आवासीय क्षेत्रों की दृष्टि से तो पूरी तरह से बदतर हालात में पहुंच चुके हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से दूसरे शहरों को जाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार की संभावना तलाशना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अधिकतर औद्योगिक और व्यावसायिक बड़े प्रतिष्ठान हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय एमएनसीज भी बड़ी संख्या में हैं, गुरुग्राम में, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में। तो ऐसे में लोग अचानक कैसे रोजगार दूसरी जगह ढूंढ पाएंगे, अगर उनको अपनी जिंदगी और आगे जीनी है, उन्हें रहना है इस संसार में और अपना सांसारिक जीवन और आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए एक ये बड़ी समस्या है और बड़ी एक एक तरह से उनके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ सी वो स्थिति बन चुकी है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं क्या हालात बने हुए हैं। और बड़ा सवाल यहाँ जो स्थापित तंत्र है, चाहे वो केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार या फिर हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा के शहर हैं, या उत्तर प्रदेश के सरकार के, उत्तर प्रदेश के आने वाले जो शहर हैं, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहर हैं, तो आपको पता लग सकता है कि दो तीन तो राज्य सरकारें हैं इससे संबंधित और एक केंद्र सरकार है, जिनके हाथ में पूरे देश की चाबी है। क्या आपस में इनका तालमेल नहीं है, तालमेल का अभाव है, या इनकी एजेंसियों के बीच दिल्ली एनसीआर के शहरों को अनुकूल वातावरण में तब्दील करने की दृष्टि से, प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से क्या इनके बीच तालमेल नहीं होता है? क्या कोई ऐसी कंपोजिट प्लानिंग ये लोग नहीं बना सकते हैं, ऐसी योजना नहीं बना सकते हैं?
अब तक तो जो स्थिति बनी हुई है पिछले कई वर्षों से, उससे तो ऐसा लगता है कि तालमेल का पूरी तरह अभाव है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो या फिर प्रशासनिक खामियों के कारण से हो। हर बार सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर जाता है, हर बार सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है राज्य सरकारों पर और जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एजेंसियां हैं उन पर। लेकिन फिर अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद जैसे ही प्राकृतिक दृष्टि से हालात सुधरते हैं, यानी हवा की गति बढ़ती है, तापमान नीचे गिरता है, तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है और फिर ये सारी एजेंसियां फिर अगले 1 साल के लिए सो जाती हैं। और इस बार तो जो है सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रदूषण ने इस देश में, इन शहरों की दृष्टि से। आपके सामने इस एपिसोड में हमने आज जो हालात प्रदूषण के रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उसके बारे में आपको अपडेट करने की कोशिश की। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। धन्यवाद।